गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एएसपी इंस्टीट्यूट। और मैं हूं मीनाक्षी शर्मा और आज हम अपने पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पादप प्रजनन की क्रियाएं। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर हमने क्या बात की थी कि डेफिनेशन क्या है पादप प्रजनन की। इसके बाद में हमने बात करी कि हमारे पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कौन कौन सी क्रियाएं अपनाते हैं, वो आज हम बात करेंगे पादप प्रजनन की क्रियाएं। भाई पादप प्रजनन करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो भी नॉर्मल चीजें चलती आ रही थी शायद कहीं ना कहीं वो उपभोक्ताओं की मांग को और किसान की आय को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम क्या लेकर आए, कुछ विविधताएं लेकर आए। इन विविधताओं की सहायता से हम क्या कर सकते थे, उपज बढ़ा सकते थे। इन विविधताओं की सहायता से हम क्या कर सकते थे, जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा बढ़ा सकते थे। साथ ही साथ हम अपने पादपों को कीटरोधी या फिर हम उनको रोग रोधी बना रहे थे। साथ ही साथ के अंदर हम चाह रहे थे कि एक साथ बहुत सारे पादप क्या हो जाए, वृद्धि कर जाए। जलवायु में होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां उनके ऊपर क्या नहीं कर पाए, असर नहीं कर पाए। और इन सभी कार्यों के लिए हमने क्या किया, पादप प्रजनन किया। और उस पादप प्रजनन के अंदर उन्नत किस्मों को विकास करने के लिए या उनके जो उन्नत किस्में हैं उनसे बने बीजों के वितरण के करने के लिए हमने भिन्न भिन्न क्रियाएं अपनाई। उसमें सबसे पहला आता है विविधता का उत्पादन, यानी कि आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें यानी कि अलग अलग विविधताएं वाले क्या कर रहे हैं, पादप बना रहे हैं। विविधताएं कब आती है, याद कीजिए जब मैंने आपको बताया था कि जब जनन होता है तो लैंगिक जनन में विविधताएं आती है, क्योंकि दो अलग अलग जीवों का डीएनए जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वहाँ वो क्या होता है, एक जगह पर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही डीएनए जो अलग अलग जीवों का है उसके डीएनए को हम यहाँ पर एक जगह क्या करवाएंगे, मिक्स करवाएंगे, उसकी मिक्सिंग करवाएंगे आर्टिफिशियल तरीके से। तो ठीक है, देखिए विविधता क्या होती है। तो आप विविधताएं कैसे कैसे ला सकते हैं और उसका सबसे पहले तरीका कौन सा होता है, ग्राम्यन या फिर जिसे आप क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन। देखिए डोमेस्टिकेशन क्या है बेटा, बेसिकली से आप ऐसे समझो। डोमेस्टिकेशन ना हमारे हिस्ट्री में बहुत पहले शुरू हो चुका था। आप लोगों ने जैसे पादपों से तो नहीं, लेकिन आप एनिमल से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फैमिलियर है, क्योंकि आप एग्री बायो से हैं। तो आपने कभी सुना होगा भाई ये वाइल्ड एनिमल है और ये डोमेस्टिक एनिमल है। डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जिनको आप अपने घरों में पालते हैं, जैसे कि बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, जिन्हें आप अपने उपयोग के लिए पालते हैं, भले वो दूध उत्पादन के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हो या फिर वो उनके मीट या मांस के लिए हो, लेकिन आप इनका क्या कर रहे हैं, बेसिकली उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे ही पादपों के साथ में भी हुआ क्या, सबसे पहले क्या थे, आदिवासी थे। आप क्या पढ़ने वाले हैं, आप ग्राम्यन पढ़ने जा रहे हैं या फिर आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, डोमेस्टिकेशन करने जा रहे हैं। तो देखो डोमेस्टिकेशन को आप कैसे समझेंगे। शुरुआत में क्या हुआ, आदि मानव थे और आदि मानव को ये नहीं पता था कि भाई ऐसी कुछ खेती वेती वाली चीज़ भी होती है नहीं। धीरे धीरे जो मनुष्य रहा है वो बहुत चतुर और चालाक प्रकार का प्राणी रहा है। धीरे धीरे उसने चीज़ों को सीखा है, उसे किसने बताया नहीं, उसने अपने आप क्या करा, इन सब चीज़ों को सीखा है। तो हुआ क्या होगा कि भाई जो आदि मानव हुआ करते थे वो खेतों के अंदर शिकार वगैरह करने जाया करते थे। अब जब कभी शिकार नहीं हो पाया या कभी कभी वो हरी सब्जियों को भी खाते होंगे, तो किसी मान लीजिए एक क्षेत्र पर आदि मानव पहुंचा और वहाँ पर क्या थे, कुछ पादप जो थे वो क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। या क्या कर रहे थे, यहाँ पर कुछ पादप वृद्धि कर रहे थे। आदि मानव ने क्या किया, आदि मानव ने इन पादपों को खाना क्या करा, चालू किया और उससे क्या लगे, स्वाद में बड़े अच्छे लगे मान लो, है ना। तो वो रोज वहां पर जाता और उन्हें अपने लिए क्या करने लगा, खाने लगा। अब क्या होगा, जब वो रोज वहां पर जाएगा तो इतना एफर्ट भी उसे मानना पड़ता है कि वो रोज वहां पर जाता, फिर उसे खाएगा और धीरे धीरे उसके इस्तेमाल से कहीं ना कहीं ये पादप धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे। तो उसने अपना दिमाग दौड़ाया, क्योंकि मानव था ना, मनुष्य को भगवान ने एक वरदान दिया है कि उसे दिमाग दिया है, सोचने और समझने की क्या दी है, शक्ति दी है। तो उसने सोचा कि भाई मैं इनको खा रहा हूँ और धीरे धीरे खत्म भी होते चले जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई मेरे को इतनी दूर भी आना पड़ता है, तो जब ये इस क्षेत्र में उग सकते हैं तो ये तो मेरे वहाँ पर भी उग सकते हैं। इसने क्या किया, इस पादप के भागों या इन पादप के बीजों को लिया जो कि अब तक जंगल में उग रही थी और इन जंगल प्रजातियों को लेकर कहाँ पहुँचा, इनके बीजों को लेकर कहाँ पहुँचा, अपने वाले कहाँ पहुँचा, स्थायी क्षेत्र पे पहुँचा जहाँ पर उसका घर है, वहाँ पर आया और इस क्षेत्र में आकर उसने इसको क्या करना चालू किया, उगाना चालू किया। इसके उगाने के साथ में ही सबसे पहले ग्राम्यन की विधि आई। तो जब जंगली प्रजातियों को क्या किया गया, अपने फायदे के लिए जब उगाना चालू किया होगा, तब क्या आई, ग्राम्यन की टेक्निक आई। अब देखो इस दौरान क्या हुआ होगा, जब ये जंगली पादप यहाँ पर उगते होंगे तो इनकी संबंधित जातियों के बीच में परागण होता होगा, जिससे नई नई वेराइटीज आती होगी।
अब यहाँ पर तो ये किन पौधों को लेकर, बीजों को लेकर आया जिसके इन्हें बीज चाहिए थे, तो समान प्रकार के पौधे ही ये हर बार उगाता, ये पादप उगे, अब इनके बीज होंगे, इनके बीज से और आगे इन्हीं के नए पादप पैदा होंगे, तो इन्हीं पादपों के अंदर आपस में ही परागण की यानी कि जनन की, या जिसे कहते हैं परागण द्वारा इन समान पादपों के ही नर व मादा युग्मक क्या थे, एक दूसरे से बार बार निषेचित होने लगे और अच्छे से अच्छे कैरेक्टर वाले पादप निकल करके आने लग गए, सामने आने लग गए। जो बात अब हमने भी समझी, और हमने भी तो यही करते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी वाले पादपों को चुनकर उनका आपस में संकरण कराकर नई प्रजातियां बना रहे हैं। उसको इतना नहीं पता था, वो तो क्या लेकर आया भाई, जंगल में तो क्या था, जो पादप होते होंगे, जो जंगली प्रजातियां होगी, जो कि आपस में संबंधित जातियां थी, वो आपस के अंदर परागण उनके एक दूसरे पर क्या होते रहते होंगे, परागण और अंडकोशिका निषेचित होती रहती होगी। तो नहीं वैरायटीज हर बार बनती रहती होगी, जो कुछ यूजफुल भी होती होगी और कुछ उपयोगी नहीं भी होती होगी। लेकिन ये जिनको खा रहा था, सिर्फ उन्हीं के बीजों को जब अपने क्षेत्र में लेकर आया और उन्हीं को बार बार वृद्धि करवाई, तो जब उगती होंगी ये फसलें एक साथ, तो इन्हीं के नर व मादा युग्मक आपस में क्या करते होंगे, निषेचन, फिर बीज बनते होंगे, फिर इन्हीं बीजों से यही पादप आपस से बनेंगे। तो एक ही प्रकार की प्रजाति में जब एक ही विशिष्ट जाति के जीवों में बार बार क्या हुआ होगा, प्रजनन, तो उनके बेस्ट कैरेक्टर्स जो होंगे वो निकल के सामने आए होंगे। तो जब हम लोगों ने इन जंगली प्रजातियों का अपने यहाँ पर ग्राम्यन किया और लगातार एक से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक हम इनको उगाते चले गए, तो हमारे पास में इनकी बेस्ट क्वालिटी निकल कर क्या आती चली गई, सामने आते चली गई। ठीक है, और जो जंगली प्लांट्स थे वो फसली पादपों के अंदर क्या हो गए, बदल गए। तो जंगली प्रजातियों को अपने क्षेत्र में लाकर लगाने की प्रकृति को ही डोमेस्टिकेशन कहा गया या ग्रामन कहा गया। और ये इतिहास के अंदर पादप प्रजनन की क्या है, सबसे बड़ी या सबसे पहली क्या रही होगी, स्टेज रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप विविधताएं कैसे लाते हैं, तो ग्रामीण जंगली प्रजातियों की क्या करना, खेती करना। आदि मानव ने इसे क्या किया, बड़े ही आप कह सकते हैं अपने तुक्के में मान लीजिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए क्या। लेकिन आज हम इन प्रजातियों का क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, डोमेस्टिकेशन का हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक आम का पादप है, आम है, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, जिसका क्या होता है, बोटैनिकल यानी कि वनस्पति नाम है इसका मैंजीफेरा इंडिका। और इस मैंजीफेरिका इंडिका की हमारे पास में क्या है, कोई एक्स वेराइटी है। भाई आम की भी तो डिफरेंट प्लांट्स में सबसे अच्छी बात ही ये है कि इनके अंदर क्या होती है, इनकी वेराइटियाँ भी होती है नहीं है, इनके भिन्न प्रारूप भी होते हैं। आपने देखा भी होगा, दशहरी आम आता है, अल्फेंजो आता है, सफ़ेदा आता है, लंगड़ा आम आता है या नहीं, तो बहुत तरह की वैरायटी आती है आम की, है या नहीं। अब इस आम के साथ में, इस एक्स वैरायटी के साथ में क्या प्रॉब्लम थी कि बाकी सब तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। रोग प्रतिरोधक जो इसकी क्या थी, क्षमता थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। उससे क्या होता था, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से आम की पूरी फसल खराब हो जाती थी। अब जो प्लांट ब्रीडर था उसने क्या सोचा कि क्यों ना यार मैं इस एक्स प्रजाति की संबंधित प्रजाति ढूंढूं, कहाँ पे जाकर, जंगल में जाकर। अब जंगल में इसकी मान लीजिए एक वाय प्रजाति उग रही है, बोलो, इसी आम की वैरायटी की एक वाय प्रजाति उग रही है, वाय प्रजाति उग रही है मैंजीफेरा इंडिका की, जो कि इसकी जंगली प्रजाति है। अब भाई जंगल में पादप को कौन पानी देने जाता है, कोई पानी देने नहीं जाता। क्या जंगल में कोई कीटनाशी या रोगनाशी डालने जाता है, कोई नहीं जाता। तो जंगल के अंदर ये पादप अपने बलबूते पर खुद ही क्या कर रहा होता है, वृद्धि कर रहा होता है। वैज्ञानिक ने देखा कि भाई इस पादप को तो कोई भी रोग प्रतिरोधी या फिर आप कीटनाशी डालने नहीं आता, परंतु ये पादप बड़ी आसानी से वृद्धि कर रहा है, इसमें वो रोग नहीं होता। तो इसकी कोशिका में से उस डीएनए को निकाला और उस डीएनए में से उस जीन को ढूंढा गया जो कि इसे क्या दे रही है, रोग प्रतिरोधकता प्रदान कर रही है। बोलो, बात समझ में आई। ठीक है, अब इस जीन को बाद में हमने किस में डाला, अपनी एक्स वैरायटी के अंदर डाला, ताकि ये जीन इसमें भी आ जाए और इसे भी हम रोग प्रतिरोधी बना ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जंगली प्रजाति को अपने क्षेत्र में लाएंगे, इसकी क्या करवाएंगे, वृद्धि करवाएंगे, उस जीन का गुणन करवाएंगे, फिर वहां से वो क्या लेंगे, जीन लेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यही एक तरीका है। तो डोमेस्टिकेशन क्या है, जंगली प्रजातियों की खेती करना, और ये ग्राम्यन
पादप प्रजनन के इतिहास की सबसे पहली अवस्था रही होगी, क्योंकि आदिवासी ने कुछ ऐसा ही करा होगा कि जंगली प्रजातियों को अपने यहाँ पर लाया, उनके अंदर खाद डाली, अपने हिसाब से देख रेख करी, एक ही पादपों को उसने बार बार वृद्धि करवाया, तो नए नए गुणों के साथ में ये फसलें और ज़्यादा विकसित होती चली गई। अब आप विविधता लाने के लिए दूसरा काम क्या करेंगे, आप जंगली प्रजाति लेकर आ सकते हैं, जैसे कि आप लेकर आए व्यायाम वाली। एक आता है जनन द्रव्य संग्रह। अब जनन द्रव्य क्या होता है, पहले इसको समझिए, उसके बाद हम संग्रह को समझेंगे। ऐसी चीज़ें या ऐसे पदार्थ जिनसे आप क्या करने वाले हैं, आगे की नई पीढ़ी तैयार करने वाले हैं, उसे उस पादप का आप जनन द्रव्य कह सकते हैं। जैसे कि आप बीजों का संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि बीज ही है जिसको उगाने पर पादप की नई पीढ़ी बनेगी। आप पादप के भाग, जिनके बीज नहीं है, उन पादप के भागों को आप क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में इन पादप भागों से आप नए पादप बना सकते हैं। आप पादप के जो आपका ऐच्छिक पादप है, उसके पराग कणों को, उसकी अंड कोशिकाओं को भी संरक्षित कर सकते हैं नए पादप बनाने के लिए भविष्य में। तो ऐसे पदार्थ जो कि आपको नई पीढ़ी बनाने में सहायता करने वाले हैं, उसे आप क्या कहते हैं, जनन द्रव्य कहते हैं। और आपको इस जनन द्रव्य का ही क्या करना है, संग्रहण करना है। हालांकि आपको जाकर आगे पता चलेगा कि जनन द्रव्य के संग्रहण की बहुत सारी विधियां होगी, लेकिन अक्सर जनन द्रव्य संग्रह कैसे किया जाता है ये सुनिएगा। जो भी आपके पास में क्या है, जर्मप्लाज्म है, चाहे वो बीज हो, कोई पादप भाग हो, कोई आपके पास में परागकण हो या अंड कोशिका हो, जिससे आप नया पादप बना सकते हैं, जिसके जर्मप्लाज्म को अक्सर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कर दिया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है। ऐसा काम जीन बैंक वगैरह के अंदर किया जाता है, बीज बैंक में भी किया जाता है, जो कि अभी आगे आएगा, क्योंकि जनन द्रव्य के ऊपर या उसके संग्रह के ऊपर हम पूरी की पूरी डिटेल्ड स्टडी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है या नहीं है। तो आपने ग्रामन करवाया और इन जंगली प्रजातियों से आपको जो बीज मिल रहे हैं, मान लीजिए उनको आपने क्या करके, भागों को आपने संग्रह करके रख दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, विविधता लाने का तरीका। एक आता है पादप पुरस्थापन। पादप पुरस्थापन को आप एक इंग्लिश वर्ड से समझिए, जिसका मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मतलब किसी चीज़ को यहाँ पर पहचान करवाना, किसी जगह पर पहचान करवाना। और आपकी किताब इसे बहुत अच्छे से लिखकर भी देती है। किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर जहाँ वह पहले से नहीं उगाई जाती है, वहाँ ले जाकर उगाने को आप क्या कहते हैं, पादप पुरस्थापन कहते हैं। इसको मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। पहला एग्जाम्पल आप लोग समझिए। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या आ रहा है आपके पास में। पहला एग्जाम्पल आपके पास में ये आ रहा है कि देखिए अभी हमने क्या कहा था, हम एक जंगली प्रजाति को लेकर आए थे। जंगली प्रजाति को जिसको हम लेकर आए थे, उस जंगली प्रजाति के अंदर बेसिकली क्या था, उस जंगली प्रजाति के अंदर उसे हम जंगल से लेकर अपने यहाँ पर पहली बार लेकर आए कि नहीं लेकर आए। तो जब उसे आप पहली बार यहाँ पर लेकर आए, तो उसे आप क्या कहेंगे, प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरस्थापन कहेंगे। आदि मानव ने तो यही किया, एक जंगल में प्रजाति उग रही थी कोई पादप की, जिसे वो रोज जाकर खाता था, वो उसे अपने क्षेत्र में लेकर आया और उसने वहाँ पर उगाना चालू किया। ये क्या था, पादप पुरस्थापन। प्लांट ब्रीडिंग में देखो इसे कहाँ पर किया गया। कल हमने एक कहानी सुनी थी, हमने एक बात सुनी थी कि क्या हुआ 1947 के अंदर, जब हमारा भारत, ठीक है, इंडिया जब क्या हुआ, आज़ाद हुआ, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। हमने क्या देखा था कल कि यहाँ पर भोजन की डिमांड, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो तो क्या हो रही थी, बहुत तेज़ी के साथ में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन जो हमारी फूड की, यानी कि जो भोजन की मांग थी, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पर उत्पादन था बच्चा, वो बहुत ज़्यादा कम था। तो इन समस्या से लड़ने के लिए कि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है खाना, इस बेसिक रिक्वायरमेंट को हम पूरा कैसे करें, इससे लड़ने के लिए हमारे यहाँ से कुछ वैज्ञानिकों का जत्था, या आप कहा जाए वैज्ञानिकों को विश्व के डिफरेंट या अलग अलग भागों में क्या किया गया, भेजा गया। घूमते घूमते हम कहाँ पर पहुँचे, हम पहुँच गए मैक्सिको सिटी के अंदर, ठीक है। हमने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार की क्या बनाई है, प्रजातियाँ बनाई है गेहूं की, है ना। और उस गेहूं की प्रजाति का नाम था सोनार 63, 64, ठीक है, सोन। और इसी के साथ में एक और प्रजाति बनाई गई थी जिसका नाम था लर्मा रोजा। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या थी, गेहूं की बहुत सारी प्रजातियाँ थी।
ऐसे ही हम आयरलैंड भी गए, ठीक है, तो वहाँ पर भी IR8, IR26, IR36 वहाँ पे चावल की प्रजाति बनाई जा रही थी। तो इसकी सोनार 63, 64 और लरमा रोजा को देखकर हमारे यहाँ के वैज्ञानिक थोड़ा सा क्या हो गए, बेसिकली चकमा खा गए। क्यों चकमा खाए? देखो हुआ क्या, हमारे यहाँ पर कल भी मैंने बताया था कि जो गेहूं उग रहा था वो 7-7, 8-8 फीट क्या था, लंबा था। इसकी वजह से इसे सिंचाई में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इसे जगह भी ज़्यादा चाहिए थी। एक भाई पौधा बड़ा होगा तो एक सीमित क्षेत्र के अंदर कम ही पौधे उग पाएंगे, तो उन पे जो बीज बनेंगे वो भी कम होंगे, उत्पादन भी कम था। इससे ज़्यादा मृदा से ज़्यादा पोषक पदार्थ, ज़्यादा जल, सिंचाई वगैरह सब ज़्यादा चाहिए होती थी। हम जब यहाँ पर गए तो यहाँ पर इन पौधों की जो लंबाई थी वो 2 से 2.5 फीट इतनी ही थी, और हमें बड़ा अचंभा हुआ कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा और लागत भी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो हम क्या करें, हम इस सोनार 63 और सोनार 64 और लरमा रोजा के बीजों को अपने भारत में लेकर आए, है नहीं है, और भारत में लाकर इन्हें क्या कर दिया, हमने उगा दिया। और इसी विधि को तो आप क्या कहेंगे भाई, सोनार 63 लरमा रोजा हमारे यहाँ पर नहीं होती थी, हम इन्हें वहाँ से लेकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इनका किया हमने पुनर्स्थापन। तो ये प्रजातियाँ पहले भारत में लगाई नहीं जा रही थी, आप इन्हें कहीं और से लेकर आए और अपने भारत की जलवायु में इंट्रोड्यूस किया और ये लगी, और इसी को क्या बोला जाता है, पादप पुनर्स्थापन बोला जाता है। तो किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर जहाँ वह पहले नहीं उगाई जाती हो उसे ले जाकर उगाना ही क्या बोला जाता है, पादप पुनर्स्थापन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, संकरण। संकरण क्या होता है भाई, देखिए संकरण का मतलब आप बहुत, क्योंकि इन शब्दों का मतलब जब आप समझेंगे तो आप विविधताएं कैसे लेकर आ सकते हैं। आप जंगली प्रजातियों को उगाइए, आप जो आपको प्रजाति, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रजाति ऐसी उग रही है, जंगली प्रजाति ऐसी है जिसके अंदर कुछ नई चीज़ आपको नज़र आ रही है, जिसकी जीन आप आगे काम में ले सकते हैं, आप उसके जननद्रव्य का संरक्षण कर दीजिए। आप नई प्रजातियों को बाहर से लेकर आए तो उनके जननद्रव्य को आप यहाँ पे लेकर आए, फिर अपनी यहाँ की प्रजातियों के साथ में उनका आप संकरण करवा के और भी नई प्रजातियाँ बनवा सकते हैं। तो पुनर्स्थापन। अब देखिए संकरण को पहले समझिए कि संकरण क्या होता है। देखिए संकरण का मतलब होता है क्रॉस करवाना, यानी कि बेसिकली क्या करवाना, जनन करवाना, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, नर युग्मक जो होता है वह मादा युग्मक से क्या करता है, निषेचन करता है। तो ये जो आपके यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया है ना बेटा, इसी को ही आप लोग क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। दो अलग अलग जीवों के आनुवांशिक पदार्थों को मिलाने की प्रक्रिया को आप हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं, जो कि आप प्लांट ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं। ये संकरण प्राकृतिक रूप से भी होता है, क्योंकि जो नए बीज बन रहे हैं वो संकरण के द्वारा बन रहे हैं। नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है अपने जनकों से, उसमें होता क्या है, नर व मादा युग्मकों का संकरण ही तो होता है। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप क्या करेंगे, जो भी आपके पादप है, मान लीजिए आपका जो भी जंगली पादप है, उस जंगली पादप का उसी के साथ के अंदर जो क्या है, उसके बेसिकली जो उसके फसली पादप है उनके बीच के अंदर क्या करवाना, संकरण करवाना, ताकि इन दोनों की इच्छिक जीन आपके पास में आ जाए और आपके पास में क्या बने, नई प्रजाति बनकर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप एक एक चीज़ की बात पढ़ने वाले हैं, आप ग्राम्यन को भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग जनन द्रव्य को भी पढ़ेंगे। तो विविधताएं इन सब तरीकों से लेकर आएंगे, जिनके बारे में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है आपके जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें अचानक से क्या आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए। ये खुद भी आ सकता है और इसे आप भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका डीएनए का ये सेगमेंट है, ये क्या करता है, ये बीज की आकृति को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या उसको क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है, या उसका नियंत्रण कर रहा है ना। ये डीएनए है आपके पास में, और ये डीएनए का एक खंड है। तो ये जो इतना खंड है ये बीज की आकृति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आपको पता चला कि आपके बीज की क्वालिटी क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपने इस जीन में जो डीएनए का वो खंड जो कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करता है उसे आप जीन कह देते हैं। अगर कुछ बच्चे सोचते हैं ना डीएनए पे जीन ऐसे कुछ पड़ी रहती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीएनए का ही खंड जो होता है जब आपके किसी लक्षण को क्या करे, नियंत्रित करे, उसे आप जीन कहते हैं। इस इतने बड़े डीएनए का ये इतना खंड बीज की आकृति को क्या कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था। और ये बीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं था, पतला सा था।
अब आपने क्या किया, इस खंड के अंदर जीन में ही क्या कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया, ऐच्छिक परिवर्तन किया, तो इसे आप क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारों के क्रमों में परिवर्तन कर देना। अब आप ये प्राकृतिक रूप से भी देखा जाता है और आप इसे क्या करवा सकते हैं, इंड्यूस भी करवा सकते हैं, यानी कि आप इसे खुद भी करवा सकते हैं। बोलो बात समझ में आई। दूसरा आता है देखिए बहुगुणिता। बहुगुणिता क्या होती है, पहले तो गुणिता समझिए। आपके शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है या जो जीवित जीव है उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो अक्सर कैसे रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, है या नहीं है। तो जो गुणसूत्रों की संख्या है उसी को आप गुणिता कहते हैं। जैसे कि आधा सेट है तो आप अगुणित, 2 है तो द्विगुणित, 3 है तो त्रिगुणित, ऐसे ये गुणनता होती रहती है, क्या चलती रहती है। आप इस गुणिता में परिवर्तन करवा के गुणसूत्रों को जोड़कर या कम करके, जो भी एक तरीके से ही उत्परिवर्तन का ही भाग होगा, पर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन करके भी आप क्या कर सकते हैं, जीन प्रारूपों में विभिन्नताएं ला सकते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग क्या है, पादप के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उन्हें मनुष्य के लिए क्या बनवाना, उपयोगी बनवाना। तो आप जब उनके गुणसूत्रों की संख्या में, उनकी गुणिता में क्या करें, परिवर्तन करें, तो उससे भी क्या आ जाएंगी, विविधताएं आ जाएगी। नेक्स्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिस पर आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, आपके पास में भाई ये डीएनए है एक प्रजाति का, मान लीजिए वो एक्स आम की प्रजाति है ना। अब वाई आम जो है इस प्रजाति की आप क्या लेकर आ रहे हो, जीन लेकर आ रहे हो। मान लीजिए भाई रोग प्रतिरोधकता वाली जीन आपको कहाँ पर मिली, इस हिस्से में मिली, तो इस हिस्से को आप इस एक्स प्रजाति के अंदर क्या कर दोगे, डाल दोगे। बोलो है या नहीं है, इस एक्स प्रजाति के अंदर आप क्या करने वाले हो, इस हिस्से को डालने वाले हो। तो इस हिस्से को जब आप एक्स प्रजाति के अंदर डालोगे तो ये जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत ही होगा। ये इतनी आसान तरीका नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत सारी तकनीकों का, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसे बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जब आप नई प्रजातियाँ बनाओगे तो वो किस में आ जाएगी, जीन अभियांत्रिकी में आएगी। और सही बात है, तब जो अलग अलग वेराइटी का डीएनए आनुवांशिक पदार्थ मिक्स किया जाएगा तो विविधताएं तो आएगी ही आएगी, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या है, विविधताएं लाने का तरीका। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो गए, ये सारे के सारे तरीके हो गए हैं जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, विविधताएं ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या था, सबसे पहले हम आए यहाँ पर कि आप पादप प्रजनन की क्रियाएं कैसे ला कर सकते हैं। तो सबसे पहले विविधताएं लानी होंगी और ये सारे तरीके हैं जिनके द्वारा आप क्या लेकर आ सकते हैं, जिनके द्वारा आप विविधताओं को अपने पादप के अंदर लेकर आते हैं। चलिए अब जब विविधताएं आ रही है तो उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया जाएगा, देखते हैं। तो पहली क्रियाओं में क्या हो गई, विविधता। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा क्या आएगा, चयन। भाई आपको विविधताएं लेकर आनी है, आपको नई प्लांट ब्रीडिंग में नई वैरायटी को डेवलप करना है, लेकिन उस डेवलपमेंट को आप कैसे करेंगे, आपको भाई ये तो पता होना चाहिए ना कि मुझे कहाँ परिवर्तन करना है। आप प्लांट ब्रीडिंग करवाने चले गए और आपने ये भी बोला कि जीन प्रारूप में परिवर्तन करना है, कहाँ परिवर्तन करना है, किस लक्षण के अंदर परिवर्तन करना है, आपको उनको तो चयन करना पड़ेगा। भाई एक्स पादप है आपका, जो आम का पादप हमने एग्जाम्पल लिया, उसके पास रोग प्रतिरोधकता क्षमता नहीं थी, तो आपने उसकी ही जंगली वैरायटी को जाकर देखा और उसमें से उस वैरायटी का चयन करा जिसके पास में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली क्या थी, जीन थी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, विविधता करने के लिए वे पादप जिनके आपको क्या करने हैं, लक्षणों को मिलाना है, उन पादपों का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। तो देखिए चयन, किसी फसल में उपस्थित विविधता में से अच्छी व उत्तम गुणों वाली लाइनों को, लाइन का मतलब यहाँ पर है कैरेक्टर को या प्रजाति को, ठीक है, क्या करना, छांट कर अलग करने को ही आप क्या कहते हैं, चयन कहते हैं। बोलो बात समझ में आई। तो जो प्रजाति सबसे बेस्ट होगी, इसे आप एनिमल की फॉर्म में भी समझिए ना। जैसे कि आपके पास डिफरेंट तरह की गायें हैं, तो एक गाय है जो कि क्या होती है, एक बार में 10 लीटर दूध देती है, लेकिन एक 25 लीटर दूध देती है। तो आप बेस्ट बुल और बेस्ट काऊ का आपस में क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी दूध देने की क्वालिटी के अंदर वो एक गाय जो कि 25 किलो दूध दे रही है एक बार में, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बेस्ट है, अपने गुणों के लिए वो क्या है, उत्तम है। तो यही प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है कि प्लांट ब्रीडिंग में कोई प्लांट जो है वो अच्छे
विविधताओं के साथ में उच्च गुण वाला है। मान लीजिए उसकी लंबाई भी बहुत ठीक है, वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत क्या है, अच्छी है, उसके अंदर क्या है, उपज भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इन सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए आप पादपों को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और इसी को आप क्या कहते हैं, बेसिकली चयन कहते हैं। देखिए बेटा, चयन जो है वो क्या निर्भर करता है, पादप प्रजनन कार्य की सफलता चयन पर ही निर्भर करेगी बेटा। सही बात है, आपने किस गुण का पादप और कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ में उस पादप का क्या किया है, चयन किया है अच्छे से, वो ही आपके पादप प्रजनन जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी सक्सेस रेट या उसकी सफलता को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। तो जब आप चयन करने जा रहे हैं, जिन दो पादपों के जीन प्रारूप को आपको मिलाना है, या जिस पादप के जीन प्रारूप में आपको परिवर्तन करना है, तो वो जीन प्रारूप आपको बेस्ट चुनना पड़ेगा। तो बेस्ट आप कब चुन पाएंगे, जब आपको इसकी पूरी परख होगी। और अगर आपने बेस्ट जनक चुन लिए तो सीधी सी बात है, उनसे बनने वाले जो नई संततियाँ होगी वो भी बेस्ट गुणों के साथ में ही आपके सामने आएगी। तो चयन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही गलत हो गया तो फिर आगे की सारी चीज़ें क्या होती चली जाएगी, गलत होती चली जाएगी। देखिए, चयन के बाद में क्या आता है, मूल्यांकन। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान किस्मों व विकसित किस्मों के मध्य तुलना ये 2 या 2 से अधिक वर्षों तक की जाती है। आपने क्या बोला, आपने मान लीजिए गेहूं की वैरायटी उगाई 2, गेहूं की आपने क्या उगाई है, वैरायटी 2। एक आपने क्या होती थी, जो आपने यहाँ पर जो बेसिकली क्या थी, जिसे आप लोकल वैरायटी कहते थे, आपने वो उगाई। और एक आपने क्या उगाई, एक आपने प्लांट ब्रीडर वाली, जो आपके पास में क्या है, आप कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग से आपने बनाई है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट कह सकते हैं, या पुनर्योजी जो भी आपने वैरायटी बनाई है, तो ये आपकी न्यू वैरायटी है। इन दोनों ही वैरायटी को आप क्या करेंगे, 2, 3, 4 साल तक उगाकर देखेंगे और देखेंगे कि बेस्ट रिजल्ट किसके निकल के आ रहे हैं। इनके बीच में आप क्या करेंगे, तुलना करके देखेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इस तुलना से आपको पता चलेगा कि बेस्ट वैरायटी या बेस्ट कैरेक्टर किस में निकल कर आ रहे हैं। और ये कैरेक्टर एक साल में या 6 महीने पता नहीं चलते। इन दोनों के बीच में जो तुलना है वो कई सालों तक की जाएगी, बहुत सारे इन पर परीक्षण किए जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में बेस्ट क्वालिटी को आप क्या करोगे, निकाल कर लेकर आओगे। तो उसके बाद में आता है गुणन। अब आपने क्या किया, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, चाहे वो आपका जंगली पादप लिया था आपने, और आपका फसली पादप में भी जो भी आपके पास में बेस्ट था, आपने उनका क्या किया, सबसे पहले आपने उनको लगाया। फिर उसके बाद में उनमें से भी जो बेस्ट थे उन दोनों पादपों में, जंगली प्रजाति के अंदर और आपकी जो क्रॉप प्रजाति, जो आपकी फसली प्रजाति थी, उसमें से आपने बेस्ट को क्या किया, चयन किया। चयन करने के बाद में आपने उनको लगाया, ठीक है। अब लगाने के बाद में उनको अब आपको बेस्ट मिल जाएगा। मतलब जब आप 2-3 साल तक इनके बीच में मूल्यांकन करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा इसकी भी प्रजाति आएगी जो बेस्ट क्वालिटी के साथ में आएगी, और इसकी भी कोई ना कोई एक ऐसी संतति आएगी जो बेस्ट क्वालिटी आएगी। तो इनकी वो संतति जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। उस बेस्ट क्वालिटी की संतति को आप क्या करेंगे, और ज़्यादा उसको उगवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में एक्स आम की प्रजाति भी थी और वाई प्रजाति भी थी। इस एक्स और वाई प्रजाति को आपने पहले एक पीढ़ी F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी तक उगाया, है ना। और आपने देखा, आपको लगा कि आपके पास में सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी की संततियाँ इसमें तो F2 पीढ़ी में आई थी, और इसमें भी आपने F1, F2, F3 पीढ़ी तक ला के देखा, और मान लो इसमें F3 पीढ़ी के अंदर आई थी। तो ऐसा नहीं है बेटा आप F2 से F3 कैसे जाएंगे। आप लोग क्या करोगे, जब जब नई प्रजाति उगाओगे तो F1 पीढ़ी के जो भी बीज बचेंगे ना, या पादप भाग बचेंगे, उनमें से कुछ को तो आप संरक्षित करके रख दोगे और कुछ से आगे की पीढ़ी को लोगे। संरक्षित करके क्यों रखा था, इसका फ़ायदा हुआ ना, जब आप F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में आए तो F2 पीढ़ी F1 से ज़्यादा बेस्ट थी, लेकिन F2 से F3 इतनी बेस्ट निकल कर नहीं आई। तो आपको लगा कि आपकी F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में और F3 पीढ़ी में सबसे बेस्ट पीढ़ी कौन सी निकली, आपकी F2 पीढ़ी निकली। और अच्छा था कि आपने इनके बीज या पादप भाग, जिन्हें आपने जिन्हें द्रव्य कहा था, उन्हें संरक्षित करके क्या किया था, रखा था। तो अब आप उस बेस्ट भाग को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे आगे। ऐसे यहाँ पर भी इन तीनों पीढ़ियों में सबसे अच्छा रिजल्ट या सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली संतति आपको F3 पीढ़ी में मिली। अब आप इन F2 और F3 पीढ़ीज़ का आपस में क्या करवाएंगे, इनको और ज़्यादा इन F3 पीढ़ी और F2 पीढ़ी को आप और ज़्यादा आगे क्या करवाएंगे, वृद्धि करवाएंगे, इनका गुणन करवाएंगे, ताकि ये लक्षण रखने वाली आपके पास और संततियाँ क्या हो जाए, पैदा हो जाए। और क्योंकि ये आपको पता है ये बेस्ट क्वालिटी की है, तो उसके बाद में इन्हें मार्केट के अंदर किसानों को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
तो जब प्रजनन की क्रियाएं इतनी आसान नहीं है, सबसे पहले आपको विविधताओं का चयन करना पड़ता है। जब विविधताओं को लेकर आएंगे तो उसमें जंगली प्रजातियों को लाना पड़ेगा, उनको वृद्धि करवा के उनके जनन द्रव्य को संचित करना पड़ेगा, बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद में उन क्वालिटीज़ में से आप बेस्ट चीज़ों को चयन करेंगे, फिर बेस्ट चीज़ों को लाकर आप उनको भी 2-3 साल तक ग्रो करवाएंगे, है या नहीं है, ताकि आप उनका क्या कर सके, उनके अंदर देख सके, तुलना कर सके। तुलना करने के बाद के अंदर आप उनका क्या करवाएंगे, बेसिकली मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। और जब आपके पास बेस्ट क्वालिटी निकल कर आ जाएगी तो आप उनका क्या कर देंगे, वितरण कर देंगे। तो यही सारी क्रियाएं हमें एक एक करके पढ़नी है। हम डोमेस्टिकेशन से शुरू करेंगे और हम वितरण पर आकर अपनी प्रक्रियाओं को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग किसके ऊपर, डोमेस्टिकेशन के ऊपर। देखिए बेटा, डोमेस्टिकेशन आप लोगों ने क्या कहा कि जंगली प्रजातियों को स्थायी क्षेत्र में लाकर उगाने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन या फिर ग्राम्यन कहा जाता है, ठीक है। अब ग्राम्यन जो है उसके अंदर कोई प्रजाति कब उगेगी, ठीक है। 2 कारक है। सबसे पहला कारक क्या होता है कि कोई प्रजाति आपके एक क्षेत्र से आके, जंगली क्षेत्र से आकर या किसी एक क्षेत्र से आकर दूसरे अन्य क्षेत्र में तब उगेगी जब वहाँ की जलवायु उसे क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, है या नहीं है। अगर उसे जलवायु एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर आपको उसमें कुछ जीन परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा डोमेस्टिकेशन के अंदर, सबसे पहला क्या होता है काम या पहली स्टेप क्या होती है कि आप जो जंगली प्रजाति को अपने, ठीक है, क्षेत्र में लेकर आ रहे हो, अपने डोमेस्टिक क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हो, अपने स्थायी क्षेत्र में लेकर आ रहे हो, वहाँ की जलवायु उसे क्या करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो जब वर्ण का कारण प्राकृतिक कारक हो, जैसे कि जलवायु, मृदा, जैविक कारक आदि होते हैं, तो इसे प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। एक बार प्रकृति ने जिस क्षेत्र में आप उसे लेकर आए उस क्षेत्र की जलवायु ने इस जंगली पादप को या जो भी आप एक्सप्लांट यहाँ पर लेकर आए हो उसको अपना लिया, तो अब आप क्या करोगे, भाई जंगली पादप तो वहाँ पर भी उग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और हम जंगली पादप को उगाने के लिए यहाँ पे नहीं लेकर आए। हम जंगली पादप की कोई एक स्पेसिफिक जीन है, जैसे कि मान लीजिए हम उस आम के पेड़ की बात करते हैं, हम वाई जंगली प्रजाति को जंगल से लेकर आए, तो सबसे पहले तो हमने उसको अपने यहाँ पर उगाया और वो बड़े अच्छे से उग गया, यानी कि हमारी जलवायु ने उसे अच्छे से अपना लिया कि भाई हाँ ये मेरे यहाँ पर वृद्धि कर सकता है। अब वो जंगली पादप को उगाना आपका उद्देश्य नहीं है, उस जंगली पादप को उगाने का उद्देश्य आपके पीछे ये है कि आपको वो जीन चाहिए उससे जो कि उसको रोग प्रतिरोधकता क्षमता दे रही है। तो अब क्या किया जाएगा, मानव के द्वारा क्या किया जाएगा, उस पौधा का कृत्रिम रण किया जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी उपयोगी जीनों को लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और उन उपयोगी जीन वालों को लेकर नए पादप बनाएंगे, फिर उनका हम क्या करवाएंगे, डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन करवाएंगे। तो अगर आप किसी भी नई प्रजाति को ला रहे हैं तो पहले प्रकृति उसका चयन करती है, फिर आप अपने मतलब के हिसाब से आप उसका क्या कहते हैं, चयन करते हैं। तो दैट इज द डोमेस्टिकेशन बेसिकली, जो कि 2 चरणों में जाकर क्या हो जाता है, पूरा होता है। तो देखिए अब हम देखते हैं, आपके यहाँ पर एक चार्ट भी दे रखा है कि क्या क्या लक्षण है और उनका प्राकृतिक या कृत्रिम वर्ण कैसे होगा। देखिए वर्ण का कारक क्या क्या हो सकता है, पहले तो प्राकृतिक कारक हो सकता है जिसमें जलवायु, दूसरी मानव क्रियाएं। मानव क्रियाएं क्या कहेगी, भाई जो हमें जीन उपयोगी है, जो हमारे लिए उपयोगी पादप है, जो हमारे लिए हमारे ऐच्छिक गुणों के साथ में वृद्धि कर रहे हैं पादप, हम उनको रखेंगे, बाकियों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए जनन, समष्टि के सभी जीन प्रारूपों द्वारा, समष्टि क्या होती है भाई, जो भी आपकी पादप है, ठीक है, उसकी जो आपकी एक ही जाति के जीवों की संख्या को आप क्या कह देते हैं, समष्टि कह देते हैं। तो समष्टि में क्या होगा, ये सब आपस के अंदर क्या कर रहे होंगे, जनन कर रहे होंगे। यहाँ पर आप कृत्रिम वर्ण के अंदर क्या करोगे, आपने पहले चुन लिया कि भाई मैंने एक्स वाई, मैंने ABCD प्लांट उगाए थे, ABCDE, इसमें से B C और E पादप वो है जो मुझे चाहिए, इनके अंदर वो लक्षण है जो मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, B C और E वाले पादपों को तो रख लूँगी, बाकी को हटा दूंगी। अब B C E पादपों में ही मैं क्या करवाऊँगी, आपस में जनन करवाऊँगी, है या नहीं है। उनके जीन प्रारूपों को चयन करके मैं उनमें आपस में जनन करवाऊँगी क्योंकि मुझे उनकी जीन चाहिए। तो ये आ जाता है यहाँ पर समष्टि अनुकूलन। प्राकृतिक समष्टियों में प्रकृति वातावरण में अनुकूलन बढ़ता है, जबकि प्रजनन समष्टि अनुकूल बढ़ता है। यहाँ पर प्रकृति अनुकूलता को बढ़ाती है, यहाँ पर आप चयन करके अनुकूलताओं को क्या देते हैं, प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए समष्टि में विविधता, यहाँ पर विविधता क्या रहेगी, अधिक बनी रहेगी। सही बात है भाई, आप जो भी जीव लेकर आते हो वो रैंडमली कर रहे थे, यहाँ पर भी विविधताएं आएगी, लेकिन वो विविधताएं किन दशाओं के अंदर आती है, बेसिकली कम होती, क्योंकि आप जिन लक्षणों का क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, उन्हीं में आप क्या आने देंगे, विविधताएं आने देंगे।
बोलो बात समझ में आई। आपका एम का एक्स पादप था, बाकी सब कुछ तो उसमें ठीक था, सिर्फ और सिर्फ क्या अच्छा नहीं था, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ना अच्छी नहीं थी। तो आपने अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पादप से उसका संकरण करवाया और उसमें ये वाली आप क्या लेकर आ गए, विविधता लेकर आ गए एक। जबकि यहाँ पर आपने रैंडमली यानी कि ऐसे ही खुले तौर पर पादपों को छोड़ दिया, अलग अलग पादपों को लेकर आकर और उनको आपस में जनन करने दिया, तो उनमें विविधताएं क्या आएगी, ज़्यादा। जबकि यहाँ पर आप अपने ऐच्छिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्या करवा रहे हैं, जनन करवा रहे हैं या ग्राम्यन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर विविधताएं क्या होगी, थोड़ी कम होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देख लिया, विविधताओं के अंदर आपने सबसे पहले था कि विविधताओं की क्रियाओं में सबसे पहला क्या है, डोमेस्टिकेशन है। अब डोमेस्टिकेशन के बाद में कौन आता है हमारे पास में, जनन द्रव्य। मैंने आप लोगों को जनन द्रव्य समझा दिया था। जनन द्रव्य क्या होता है, बेसिकली आप जो भी पादप प्रजातियां लेकर आए हो या जो भी आप पादप प्रजाति से आप आगे वृद्धि करवाना चाहते हैं, उससे नई संततियां बनवाना चाहते हैं, तो उनके बीजों को, उनके पादप भागों को, उनके पराग कणों को, उनके अंड कोशिकाओं को संरक्षित करना आने वाली नई पीढ़ी के लिए ही, उसे ही आप क्या कहते हो, जनन द्रव्य। देखिए परिचय देखते हैं। किसी फसल की प्रजातियों व उनकी संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक द्रव्य को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जनन द्रव्य को आनुवांशिक संसाधन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही जनन द्रव्य है जो आपको आगे चलकर सहायता करेगा नई प्रजातियों को बनाने में। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, भारत में फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई मैंने क्या किया है, ये वाय प्रजाति जो थी, ठीक है, मैंने क्या किया कि भाई मैंने बेसिकली ये किया है कि जो वाय प्रजाति है आम की कोई, इस वाय प्रजाति के बीजों को मैंने क्या करवा दिया, संरक्षित करवाना है कि भाई क्योंकि इनके पास में वो जो जीन है, वो जीन है जो कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता देती है, तो मैं इनके बीजों को रख लूँगी। इनके बीज मेरे लिए कैसे काम करेंगे, जनन द्रव्य की तरह काम करेंगे। और जब तक मैं अपनी और स्टडीज़ कर रही हूँ, मैं और कुछ कैरेक्टर्स भी ढूंढ रही हूँ, तब तक के लिए मैं इसे कहाँ पर संरक्षित करवा सकती हूँ, हमारे भारत में जनन द्रव्य को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NPBGR की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो वहाँ पर जाकर आप इन्हें क्या करवा सकते हैं, संरक्षित करवा सकते हैं। बोलो बात। अब आप संरक्षित कैसे करवाएंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं जिसके अंदर आप किन किन चीज़ों को आप क्या करवाने वाले हैं, संरक्षित करवाने वाले हैं। देखिए पहली बात, देसी किस्में। देसी किस्में क्या होती है, देसी किस्में होती है जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी प्रजनक द्वारा नहीं होता तथा लंबे समय से किसी क्षेत्र के अंदर उगाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ गई, मैं MP गई, भारत के कौन से प्रदेश में गई, MP गई, और MP के अंदर मान लीजिए गेहूं की एक प्रजाति होती है और वहाँ पर बहुत टाइम से गेहूं की इस A प्रजाति को क्या किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, जिसकी बहुत सारे रीज़न है। क्या क्या रीज़न है कि भाई जो इसका बीज है ना, उसका आकार क्या है, बहुत अच्छा है। इस पादप के द्वारा जो उपज होती है वो भी क्या है, बहुत अच्छी होती है, यानी कि अधिक उपज होती है। इस पादप में क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो इस पादप के लिए हमें कीटनाशियों वगैरह का इस्तेमाल क्या नहीं करना पड़ता। तो हमें क्या लगा कि क्यों ना इस गेहूं की प्रजाति को संभाल के रखने के लिए हम इसके भाग या इसके बीजों को क्या करवा दें, संरक्षित करवा दें, ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। है नहीं है, क्योंकि प्रजातियां जब आपस में ही जनन करती चली जाती ना कुछ चीज़ें, तो धीरे धीरे अपने कैरेक्टर्स को खोने भी लगती है। तो ये बेस्ट क्वालिटी की हमारे पास में एक गेहूं की प्रजाति निकल कर आई जिसमें इतने सारे गुण थे और इसे उस MP के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उगाया जा रहा था। तो एक देसी प्रजाति थी जो वहाँ पर उग रही थी और इसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ थी, तो उनको हम क्या करवा रहे हैं, उनका हम संरक्षण करवा रहे हैं। और ऐसी किस्म को हम क्या कहते हैं, देसी किस्म। तो देखिए फिर से, देसी किस्में वह होती है जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किसी प्रजनक द्वारा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे किसान ही उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी उसे बहुत लंबे टाइम से वहाँ उगा रहे हैं। ठीक है, पुरानी अप्रचलित किस्में पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किसी विकसित की गई किस्मों में से जो कभी खेती के लिए उपयोग में नहीं ली जाती थी, इन किस्मों को वर्तमान में खेती में क्या किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा, बेसिकली पुरानी अप्रचलित कोई किस्म रही होगी जिसके अंदर कोई बहुत अच्छी वैरायटी रही। एक प्लांट ब्रीडर को पता चला कि भाई देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए हम आते हैं
हम यहाँ पर आए कि इस गेहूं की प्रजाति के अंदर ये सब कुछ भी अच्छा था, लेकिन पहले एक कोई फसल रही होगी, गेहूं की प्रजाति रही होगी, और वो गेहूं की प्रजाति थी बी, और इस बी प्रजाति का जो तना था ना वो क्या था, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या था, बेसिकली मजबूत था। मान लीजिए इस पादप के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि इसकी इतनी मजबूती नहीं थी, तो इस मजबूती वाले हिस्से को भी हमने क्या लिया, काम में लिया, और उसके अंदर ये सारी जीने डालकर पादप प्रजनक ने योजनाबद्ध तरीके से उस अप्रचलित प्रजाति में से इस गुण को लेकर आया और इस ए व बी के गुणों को मिलाकर क्या बना दी, कुछ नया बना दिया। तो इसे बेसिकली आप क्या कहते हैं, इससे आप पुरानी अप्रचलित किस्मों को वापस से लेकर आने का तरीका कहते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक ने योजनाबद्ध तरीके से किया है कि भाई वो एक प्रजाति थी जिसमें कुछ और अच्छा था या नहीं था, ये एक गुण अच्छा था, तो उसे लाकर क्या करें, उस उगाएंगे पहले हम, ताकि उन गुणों वाले पौधों को हम क्या करवा सके, वृद्धि करवा सके, बाद में फिर उनका संक्रमण करवाएंगे और सारे काम करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास में क्या आता है, नेक्स्ट आप में आता है खेती के उपयोग में आ रही किस्में। ठीक है, तो ये किस्में उपज, गुणवत्ता आदि के लिए जीनों का उत्तम स्रोत दिन, इन किस्मों किसी भी नए क्षेत्र में ले जाकर सीधे खेती के लिए विमोचित किया जा सकता है। जैसे कि सोनार 6364, आप इसे मैक्सिको से लेकर आए और सीधा अपने यहाँ पर लाकर उगा लिया, और इसके अंदर उपज भी अच्छी थी, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी थी। नेक्स्ट आती है हमारे पास में प्रजनन लाइन्स। प्रजनन कार्यक्रम द्वारा विकसित कई समष्टियाँ, इनमें अक्सर उपयोगी जीन संयोजन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने प्रजनन लाइन ही तैयार करी। आपने गेहूं की अप्रचलित प्रजाति को पहले बहुत समय तक वृद्धि करवाई, ठीक है, उसमें से आपने मजबूत तने वाला गुण लिया, और एक प्रजाति जो कि एमपी में उग रही थी उसमें से इन साले वाले गुणों को लिया, इन गुणों के डीएनए को आपस में मिक्स करवाकर आपने क्या बनवाई है, नई प्रजाति बनवाई है, तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रजनन लाइन कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जंगली प्रारूप एवं जंगली संबंधी, वर्ल्ड फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे कि उस फसल की सीधी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, देखिए, जंगली संबंधी क्षेत्र उन सभी प्रजातियों को कहते हैं जो कि फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान पूर्वज प्रजाति रही होती है। जंगली प्रारूप का संबंधित फसल प्रजाति के संकरण सरल होता है, जबकि जंगली संबंधियों के साथ संकरण अपेक्षा क्या होता है, कठिन होता है। तो देखिए बेटा बेसिक इसके अंदर है क्या, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या थी, जंगली प्रारूप एवं जंगली संबंधी। तो देखिए जंगली प्रारूप क्या है या जंगली संबंधी क्या है। जंगली प्रारूप वह होता है जैसे कि बेटा आपकी क्या है, कोई फसल उग रही है और उसी फसल की वैरायटी का एक जंगली पादप कहाँ पर उगता है, खेत कहीं पर जंगल में उग रहा है। बाकी सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, यानी कि आपकी फसली पादप और आपके जीन पादप के जो जंगली पादप है उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में अगर सेम है तो उसे आप उसका क्या कहते हो, जंगली प्रारूप कहते हैं। तो किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिसकी उस फसल का सीधी उत्पत्ति हुई होती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझिए, ये कोई एक्स प्लांट था जो कि कहाँ पर उगता था, जंगल में उगता था, है नहीं है। आप इसके बीजों को क्या करके लेकर आए, अपने साथ में लेकर आए और इसके बीजों को आपने अपने क्षेत्र में 1 से 2 से 3 पीढ़ी के अंदर क्या कराया, उगाया, और इसे बार बार इनकी वृद्धि करवाने से क्या हुआ, इसके अंदर बहुत से अच्छे लक्षण आ गए, है नहीं है, बहुत सारे अच्छे लक्षण आ गए। अब क्या हुआ, ये इसी पादप से बना है, तो अगर आप कभी चाहेंगे, ये क्या है, इसी पादप से बना, ये इसका प्रारूप था। सुनिएगा, यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं आपको, एक तो आपको दिया गया है जंगली प्रारूप और एक दिया गया है आपको जंगली संबंधी। जंगली प्रारूप का मतलब समझिएगा, जिस पौधे को आप उगा रहे हैं वो कभी अपनी एक जंगली प्रजाति से ही, अपने जंगली प्रारूप से ही क्या हुआ है, बना है। ठीक है, समझिएगा फिर से, जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी में फर्क समझिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये एक्स पादप था कोई जंगली, इस एक्स जंगली पादप के बीजों को आप लेकर आए, आपने इनका डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन किया और इन्हें कई समय तक उगाया, तो धीरे धीरे इनके कैरेक्टर अच्छे होते चले गए और आपको क्या मिल गया, यह पादप। लेकिन ये पादप बना किससे है, इस जंगली प्रजाति से बना है। तो कभी अगर आप चाहेंगे कि वापस से हम इसके अच्छे जो आपके आज नया पादप बना है, इस पादप को आप इसकी जंगली प्रारूप से वापस से अगर संकरण करवा चाहेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आज आप पादप उगा रहे हैं, मान लीजिए एक्स है और ये वाई आपके पास में नया पादप इस जंगली प्रारूप से बनकर तैयार हुआ है, तो वो इसी का हिस्सा है। तो ये आपस में क्या कर सकता है, संबंध, या आपस में क्या कर सकता है, संकरण कर सकता है। वहीं पर क्या है, आपके पास में कोई एक्स पादप है
ठीक है। और इसकी जंगली संबंधी, इसका प्रारूप नहीं, ये बिल्कुल अलग है और ये इसका जंगली संबंधी बिल्कुल अलग है। दोनों की वैरायटी क्या है, अलग अलग है। इन दोनों की वैरायटी क्या थी, समान ही थी। ये पादप जो है वाय पादप, वो इस एक से ही क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इन दोनों के अंदर उत्पत्ति कहीं से भी सेम नहीं है। कोई बहुत पहले कोई पूर्वज इनके एक रहे होंगे, उसके बाद में अलग अलग कारणों की वजह से ये अलग अलग वैरायटीज में क्या हो गए, डेवलप हो गए। तो उन्हें आप आपस में क्या कहते हैं, जंगली संबंधी कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, दो प्रजाति जिनके जंगली प्रारूप समान है, उनके बीच में जनन करवाना क्या रहता है, थोड़ा आसान रहता है। लेकिन जंगली संबंधियों के बीच में जनन करवाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जनन क्या कहता है कि वह ऐसे ही युग्मकों का संनयन होने देता है जो क्या रहते हो, समान जाति के रहे हो। और कहीं ना कहीं इन दोनों की वैरायटी क्या रही है, समान रही, क्योंकि वाय प्रजाति की उत्पत्ति एक्स से ही हुई है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? तो एक आपके पास में ये हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं हम लोग। तो हम लोग को यही बोला जा रहा है कि देखिए जंगली प्रारूप क्या है, किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे कि उस फसल की सीधे उत्पत्ति हुई होगी। जंगली संबंधी शेष उन सभी प्रजातियों कहते हैं जो कि फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौर पूर्व प्रजातियां रही होगी। यानी पूर्व में कोई इनका एंसेस्टर या इनका पूर्वज समान रहा होगा, बाद में इनमें कुछ लक्षण क्या हुए, अलग हुए, तो एक एक्स प्रजाति बन गई और एक वाई। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। जबकि जीन प्रारूप में क्या है, आपके जो फसली पादप है वो जंगली प्रजाति से ही बना है, तो उसका पूर्वज है वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जंगली प्रारूप का संबंधी फसल प्रजाति से संकरण सरल होता है, जबकि जंगली संबंधियों का जो आपकी फसली पादप है उससे थोड़ा सा जनन करवाना क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ में विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक। इस समूह में उत्परिवर्तित लाइनें, क्रोमोसोम या विपणन युक्त लाइनें, आनुवांशिक चिन्ह लाइनें आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए बेसिकली इसके अंदर क्या है, इस समूह में आपने क्या करवाया, आपने किसी के अंदर कुछ उत्परिवर्तन करवाए अपने ऐच्छिक लक्षणों को लेने के लिए। आपने क्रोमोसोमों को क्या करवाया, आपस में संकरण करवाया। ठीक है, क्या किया जाता है भाई, क्रोमोसोम का संकरण कैसे करवाया जाएगा, ये गुणसूत्र थे, इसमें कोई एक्स गुण था और ये आपके पास में दूसरा गुणसूत्र है, इसमें कोई वाई गुण है। ठीक है, इनके बीच में आप लोगों ने क्या करवाया, क्रॉसिंग ओवर करवाया। ठीक है, क्या करवाया है, क्रॉसिंग ओवर, यानी कि आप लोगों ने इनके बीच में संकरण करवाया है। तो इनके गुणों को आपस में क्या करवा दिया, आपने आपस में मैच करवा दिया। क्या करवा दिया, मैच करवा दिया कुछ इस तरीके से। तो ये नए गुण आपके सामने बनकर क्या हो गए, इस तरीके से तैयार हो गए हैं। तो बेसिकली विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक का आपने क्या किया है, यहाँ पर निर्माण किया है। आनुवांशिक चिन्ह लाइनें, आपने किसी डीएनए, किसी जीव के जर्मप्लाज्म में उसके डीएनए को पहचाना कि भाई डीएनए का ये खंड जो है, जो इस लक्षण के लिए क्या है, किसी अच्छे लक्षण के लिए उत्तरदायी है, उसको पहचाना, उनको चिन्हित करना। तो ये सब कुछ हो जाता है इसके अंदर। तो बेसिकली विविधताएं लाने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपनाएंगे, जिसने सबसे पहले आपने ग्राम्यन को देखा, फिर आपने जनन द्रव्य को देखा। जनन द्रव्य को इकट्ठे करने के आपके पास में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जनन द्रव्य का वर्गीकरण देखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।